नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है वेदांश दृष्टि पर। वेदांश दृष्टि, जैसा आप जानते हैं, एक माध्यम है इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और लोन इंडस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल्स तक ताज़ा तरीन अपडेट्स, खबरें और सर्कुलर पहुंचाने का। हमारा मकसद है प्रामाणिक स्रोतों से बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट्स आप तक लाना। आज हम बीमा सेक्टर में हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलावों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में कई बड़े सुधार लागू किए हैं। असल में पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी वेदांश दृष्टि के ओनर अंकुर जैन जी से, और उन्होंने इन बदलावों के इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा इस पर कुछ काफ़ी दिलचस्प बातें बताई। तो उन्हीं से हुई बातचीत और जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर आज हम इन सुधारों को समझने की कोशिश करेंगे। न सिर्फ ये कि क्या बदला है, बल्कि ये भी कि हम जैसे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए इसके मायने क्या हैं। कहा जा रहा है कि ये बदलाव बीमा को सस्ता, सुलभ और ग्राहकों के लिए बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बदलाव जिसने सबसे ज्यादा क्या कहते हैं सुर्खियां बटोरी, व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से जीएसटी का हटना। 22 सितंबर 2025 से ये लागू भी हो गया है। ये ग्राहकों के लिए तो सीधी बचत है, पर इंडस्ट्री के नजरिए से देखें तो इसके कई और पहलू हैं ना। बिल्कुल। सतही तौर पर तो ये बहुत बड़ा कदम लगता है। 18% जीएसटी हटना मतलब व्यक्तिगत पॉलिसीज, चाहे वो टर्म प्लान हो, यूलिप हो, एंडोमेंट हो या फिर इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान्स, वो सब सीधे सीधे सस्ती हो गई। हाँ, और राइडर्स पर भी ये छूट लागू है। लेकिन जैसा आपने कहा, इसके गहरे मायने हैं। एक जरूरी बात यह है कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को देती हैं, उन पर 18% जीएसटी अभी भी लग रहा है। अच्छा, मतलब ये छूट सिर्फ इंडिविजुअल पॉलिसीज के हाँ लिए जी है। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर खरीदी गई पॉलिसियों के लिए। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, IRDAI ने ये कदम ठीक इसी समय क्यों उठाया? क्या मकसद सिर्फ बीमा को सस्ता बनाकर उसकी पहुंच बढ़ाना है, या इसके पीछे कोई और रणनीति भी है? देखिए, ग्राहकों को फायदा पहुंचाना तो ठीक है, पर बीमा कंपनियों की जो वायबिलिटी है वो भी तो जरूरी है। और जीएसटी हटाने से लागत कम होती है, तो पहुंच बढ़ाने में सीधी मदद मिलती है। ये तो साफ है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, आईटीसी जिसे कहते हैं। अब तक बीमा कंपनियां अपने ऑपरेशनल खर्चों पर, जैसे किराया है, टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग है, इन सब पर जो जीएसटी चुकाती थी, उस पर आईटीसी क्लेम कर लेती थी। इससे उनका टैक्स का बोझ कुछ कम हो जाता था। अच्छा। अब जब प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो वो आईटीसी भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि बीमा कंपनियों की ऑपरेशनल कॉस्ट वो असल में बढ़ जाएगी। ये तो बड़ा दिलचस्प है। ग्राहकों के लिए प्रीमियम कम, पर कंपनियों के लिए लागत ज्यादा। सही कहा आपने। कंपनियों की जो नेट कॉस्ट है वो बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि कंपनियां इस बढ़ी हुई लागत का बोझ कैसे संभालेंगी। क्या वो इसे खुद एब्जॉर्ब करेंगी, या अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाकर, मतलब कामकाज को और बेहतर बनाकर इसकी भरपाई करेंगे, या फिर क्या भविष्य में किसी और तरीके से, जैसे प्रोडक्ट के फीचर्स में हल्का सा बदलाव करके या थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ाकर इसे ग्राहकों पर डालेंगी। ये तो देखना होगा। हाँ, ये देखना होगा। खासकर उन सेगमेंट्स में जहां मार्जिन पहले से ही कम है, वहां शायद इसका असर ज्यादा दिखेगा। आईआरडीआई ने तो साफ तौर पर ग्राहक हित को पहले रखा है, शायद ये सोचकर कि वॉल्यूम बढ़ने से, मतलब ज्यादा पॉलिसी बिकने से कंपनियों को लंबे समय में फायदा होगा। ये वाकई एक अहम पहलू है जिस पर नजर रखनी होगी हम सबको। चलिए अब स्वास्थ्य बीमा में हुए दूसरे बड़े सुधारों की तरफ बढ़ते हैं। जीएसटी हटाने के अलावा भी IRDAI ने पॉलिसी शर्तों को ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनाने पर जोर दिया है। एक बड़ा कदम है हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए ऊपरी आयु सीमा, मतलब अपर एज लिमिट को हटाना। जी हाँ, ये बुजुर्ग नागरिकों के लिए तो बहुत बड़ी राहत की बात है। पहले अक्सर होता था कि 65 या 70 साल के बाद पॉलिसी मिलना या तो मुश्किल होता था या बहुत महंगा। अब रेगुलेटर ने साफ कर दिया है कि कंपनियां उम्र के आधार पर किसी को पॉलिसी देने से मना नहीं कर सकती। लेकिन ऊपरी आयु सीमा हटाने का मतलब तो ये हुआ कि अब बीमा कंपनियों को ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, जिनकी स्वास्थ्य जरूरतें और रिस्क जाहिर है ज्यादा होते हैं। तो क्या इससे अंडरराइटिंग में, रिस्क असेसमेंट में या फिर प्रीमियम तय करने में नई चुनौतियां नहीं आएंगी? चुनौतियां तो निश्चित रूप से आएंगी।
बिल्कुल आएंगे। कंपनियों को अब ज़्यादा एडवांस्ड अंडरराइटिंग मॉडल्स और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना होगा ताकि वो बुजुर्गों से जुड़े रिस्क का सही सही अंदाज़ा लगा सकें और उसी हिसाब से सही प्रीमियम तय कर सकें। साथ ही उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाने होंगे जो सीनियर्स की खास ज़रूरतों को पूरा करें। तो एक तरह से ये कंपनियों को इनोवेशन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। अच्छा। हाँ, और रिस्क पूल पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब ज्यादा उम्र के लोग शामिल होंगे तो क्लेम आने की संभावना और रकम दोनों बढ़ सकती हैं। ये तो हुई एंट्री की बात। पॉलिसी लेने के बाद जो इंतजार करना पड़ता है, वेटिंग पीरियड जिसे कहते हैं, उसमें भी कुछ बदलाव हुए। ग्राहकों की ये एक आम शिकायत रहती है। हाँ, इसमें भी काफी राहत दी गई है। जो पहले से मौजूद बीमारियां हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस या पीईडी, उनके लिए जो मैक्सिमम वेटिंग पीरियड पहले 4 साल का था उसे घटाकर अब 3 साल कर दिया गया है। 4 से 3 साल, ठीक है। हाँ, मतलब पॉलिसी लेने के 3 साल बाद ही पीडी कवर होने लगेंगी। और कुछ खास बीमारियां भी होती हैं शायद, जिनके लिए अलग वेटिंग पीरियड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मोतियाबिंद है, हर्निया है, घुटने बदलवाना, ऐसी कुछ बीमारियां, इनके लिए भी अब मैक्सिमम वेटिंग पीरियड 3 साल ही हो सकता है। पहले ये अलग अलग कंपनियों में अलग अलग होता था और कई बार 3 साल से ज्यादा भी। तो कुल मिलाकर पॉलिसी खरीदने के बाद कवर शुरू होने तक का इंतजार अब कम हो गया है। अगर हम एजेंट्स और एडवाइजर्स के नजरिए से देखें तो ये जो कम वेटिंग पीरियड है, ये ग्राहकों को पॉलिसी खरीदने या उसे चालू रखने के लिए कितना मददगार हो सकता है? क्या इससे पॉलिसी लैप्स होने का खतरा कुछ कम होगा क्योंकि कवर जल्दी मिलेगा? हाँ, ये निश्चित रूप से एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसे सलाहकार अपनी सेल्स पिच में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ग्राहक को पता होता है कि उसकी मौजूदा बीमारियों का कवर थोड़ा जल्दी मतलब 3 साल में शुरू हो जाएगा, तो पॉलिसी लेने का फैसला आसान हो सकता है। और हाँ, कवर जल्दी मिलने की उम्मीद से पॉलिसी को जारी रखने की, रिन्यू कराने की प्रेरणा भी बढ़ सकती है, जिससे शायद लैप्स रेट कम करने में मदद मिले। हालांकि कंपनियों को इससे जुड़े एडवर्स सिलेक्शन रिस्क पर भी ध्यान देना होगा। एडवर्स सिलेक्शन मतलब कहीं ऐसा ना हो कि लोग सिर्फ इसीलिए पॉलिसी लें क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बीमारी जल्दी कवर हो जाएगी। कंपनियों को ये बैलेंस करना होगा। अच्छा, समझ गई। एक और तकनीकी शब्द है मॉरेटोरियम पीरियड। हाँ। इसे भी घटाया गया है, शायद 8 साल से 5 साल कर दिया गया है। आमतौर पर इसे पॉलिसी धारक के हक में देखा जाता है, पर इसके प्रैक्टिकल मायने क्या हैं? मॉरेटोरियम पीरियड, हाँ, ये वो समय होता है जिसके बाद बीमा कंपनी क्लेम को सिर्फ फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी के आधार पर ही मना कर सकती है। अगर पॉलिसी लगातार रिन्यू हुई है तो उसे क्लेम देना ही होता है। इसे 8 से घटाकर 5 साल करना ये पॉलिसी धारकों के लिए वाकई एक बड़ी जीत है। इसका सीधा मतलब है कि पॉलिसी के 5 साल लगातार चलने के बाद क्लेम सेटलमेंट में ज्यादा निश्चितता आएगी, ज्यादा भरोसा आएगा। में कमी आएगी। ये बीमा कंपनियों और ग्राहकों के बीच जो भरोसे की कमी दिखती है कभी-कभी, उसे दूर करने में कितना मददगार होगा? उम्मीद तो यही है। देखिए, 5 साल का समय काफी होता है। इसमें बीमा कंपनी पॉलिसी देते समय बताई गई जानकारी की सच्चाई को परख सकती है। इसके बाद अगर फ्रॉड का कोई साफ सबूत न हो तो क्लेम को सिर्फ किसी तकनीकी वजह से खारिज करना मुश्किल होगा। ठीक है। इससे क्लेम डिपार्टमेंट पर भी दबाव कम होगा और पूरी प्रक्रिया ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगी और ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा कि भाई अगर हमने सही जानकारी दी है और पॉलिसी लगातार चलाई है तो जरूरत पड़ने पर हमारा क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में मदद करेगा। भरोसे की बात चली है तो आयुष उपचारों के कवरेज पर भी आते हैं। अब बीमा कंपनियों को आयुष ट्रीटमेंट्स को पूरी बीमा राशि मतलब फुल सम इंश्योर तक कवर करना जरूरी है, बिना किसी सब लिमिट के। ये भी एक बड़ा बदलाव है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। पहले कई पॉलिसियों में आयुष कवर या तो होता ही नहीं था या फिर सम इंश्योर्ड के मुकाबले बहुत कम होता था। जैसे मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी है तो 25-30 हजार तक का ही कवर मिलता था। हाँ, ऐसा होता था। अब IRDAI ने इसे बिल्कुल मुख्यधारा के इलाज के बराबर ला दिया है। अगर किसी की पॉलिसी 10 लाख की है तो वो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध या होम्योपैथी से इलाज करवाने पर भी 10 लाख तक का कवर ले सकता है। बेशक पॉलिसी की बाकी शर्तें लागू होंगी। ये उन लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है जो इन पद्धतियों पर भरोसा करते हैं, लेकिन इसे लागू करने में बीमा कंपनियों या TPAs के सामने कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें आ सकती हैं क्या? जैसे आयुष उपचारों की कॉस्ट, उनकी बिलिंग प्रोसेस या इलाज के स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर कोई समस्या हो सकती है? और क्या इससे आयुष अस्पतालों के साथ नेटवर्क बनाने की जरूरत बढ़ेगी? चुनौतियां तो जरूर हैं। एलोपैथी के मुकाबले आयुष उपचारों और उनकी बिलिंग में स्टैंडर्डाइजेशन अभी कम है। कंपनियों और TPAs को आयुष डॉक्टरों और अस्पतालों के साथ मिलकर
सही इलाज के प्रोटोकॉल और पैकेज रेट्स तय करने पड़ सकते हैं। क्लेम असेसमेंट के लिए भी उन्हें अपनी टीमों को ट्रेनिंग देनी होगी। और हाँ, ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए आयुष प्रैक्टिशनर्स और अस्पतालों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना भी जरूरी होगा। लेकिन ये कदम निश्चित रूप से आयुष सेक्टर को भी थोड़ा ऑर्गेनाइज होने और बीमा इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करेगा। और स्वास्थ्य बीमा में एक और बड़ी महत्वाकांक्षी पहल है, कैशलेस एवरीवेयर। सुनने में तो ये बहुत क्रांतिकारी लगता है। जी। किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज। हाँ, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के सहयोग से ये पहल शुरू की गई है और इसका मकसद यही है कि पॉलिसी धारक को नेटवर्क से बाहर के अस्पताल में भी कैशलेस सुविधा मिल जाए। अभी क्या होता है कि अगर आप नॉन नेटवर्क अस्पताल में जाते हैं तो पहले अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है, फिर बाद में रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम फाइल करना होता है। हाँ, जिसमें काफी समय और झंझट होता है। बिल्कुल, खासकर अगर बिल बड़ा हो तो ये काफी बोझिल हो सकता है। कैशलेस एवरीवेयर का लक्ष्य इसी अपफ्रंट पेमेंट के बोझ को खत्म करना है। लेकिन क्या ये वाकई हर अस्पताल में, खासकर छोटे शहरों या कम संसाधनों वाले अस्पतालों में, ठीक से काम कर पाएगा? इसमें टीपीएज और अस्पतालों के बीच कोऑर्डिनेशन, रियल टाइम अप्रूवल, बिलिंग, इसको लेके प्रैक्टिकल दिक्कतें नहीं आएंगी? ये बड़ा सवाल है और यहीं पर इस पहल की असली परीक्षा होगी। इसे जमीन पर उतारने के लिए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और आपसी सहयोग, तीनों की जरूरत होगी। नॉन नेटवर्क अस्पतालों के साथ रेट्स तय करना, उनकी क्रेडिबिलिटी जांचना, फ्रॉड को रोकना और छोटे शहरों में जो अस्पताल हैं उन्हें इस सिस्टम से जोड़ना, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। सही बात है। टीपीएस को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी ताकि वे कहीं से भी आने वाले कैशलेस रिक्वेस्ट को जल्दी प्रोसेस कर सकें। ये शायद धीरे धीरे चरणों में लागू होगा और इसे पूरी तरह असरदार होने में समय लग सकता है, लेकिन दिशा सही है। ग्राहक की सुविधा को सेंटर में रखा गया है। ये सारे बदलाव बीमा को बेहतर और सस्ता बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन IRDAI का एक और बड़ा फोकस है बीमा खरीदने, बेचने और संभालने की पूरी प्रक्रिया को ही आसान और डिजिटल बनाना। और यहीं पर बीमा सुगम प्लेटफॉर्म की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, बीमा सुगम को तो भारतीय बीमा सेक्टर के लिए एक संभावित गेम चेंजर या कह लें UPI मोमेंट की तरह देखा जा रहा है। सितंबर 2025 में बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन की वेबसाइट लॉन्च होना इसी दिशा में एक कदम है। इसका लक्ष्य है एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना जहां ग्राहक एक ही जगह पर अलग-अलग कंपनियों की लाइफ, हेल्थ, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसियों की तुलना कर सकें, उन्हें खरीद सकें, अपनी सारी पॉलिसीज मैनेज कर सकें, क्लेम फाइल कर सकें और शिकायतें भी दर्ज करा सकें। ये तो ग्राहकों के लिए बहुत सुविधाजनक लगता है, एक ही जगह सब कुछ। लेकिन इस प्लेटफॉर्म का जो हमारे मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, खासकर लाखों बीमा एजेंट्स, उन पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये उनके लिए खतरा है या एक नया अवसर? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इस पर इंडस्ट्री में काफी चर्चा भी है। एक तरफ तो बीमा सुगम से पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहक शायद सीधे पॉलिसी खरीद सकेंगे, जिससे एजेंटों की भूमिका कम होने का डर है। लेकिन दूसरी तरफ ये एजेंटों के लिए भी एक मौका हो सकता है। देखिए, बीमा अभी भी एक जटिल प्रोडक्ट है और ग्राहकों को सही पॉलिसी चुनने के लिए सलाह की जरूरत तो होती ही है। हाँ, वो तो है। तो एजेंट इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ग्राहकों को बेहतर जानकारी दे सकते हैं और अपनी भूमिका को सिर्फ बेचने वाले से सलाह देने वाले की ओर ले जा सकते हैं। हाँ, उन्हें अपनी डिजिटल स्किल जरूर बढ़ानी होंगी। यानी ये प्लेटफॉर्म एजेंटों को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उनके काम करने का तरीका बदल सकता है। संभवतः यही होगा। जो एजेंट टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे और वैल्यू एडेड सलाह देंगे, वो प्रासंगिक बने रहेंगे। हो सकता है प्लेटफॉर्म से उन्हें ज्यादा लीड्स भी मिले। इसके अलावा वेब एग्रीगेटर्स पर इसका क्या असर होगा? डेटा सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? और क्या ये वाकई छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक पहुंच पाएगा? ये सब देखने वाली बातें होंगी। अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। पूरी लेन देन वाली सुविधाएं धीरे धीरे आएंगी, लेकिन विजन बड़ा है, बीमा को सबके लिए सुलभ और पारदर्शी बनाना। चलिए अब एक सवाल लेते हैं जो इन बदलावों के एक महत्वपूर्ण पहलू से जुड़ा है। क्वेश्चन: GST हटने से प्रीमियम कम हुआ, ठीक है, लेकिन बीमा कंपनियों का ITC लॉस होने से उनकी लागत बढ़ी है। तो क्या ये मुमकिन है कि भविष्य में कंपनियां इस बढ़ी हुई लागत की भरपाई करने के लिए राइडर्स के प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दें या पॉलिसी में कोई और छुपे हुए चार्जेस जोड़ दें? आंसर देखिए, ये एक व्यवहारिक चिंता है। सैद्धांतिक रूप से कंपनियां अपनी बढ़ी हुई लागत को कवर करने के तरीके ढूंढ सकती हैं,
जिसमें राइडर प्रीमियम या दूसरे चार्जेस में थोड़ी बढ़ोतरी एक संभावना हो सकती है। हालांकि ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं होगा। बीमा बाजार बहुत कॉम्पिटिटिव है और कोई भी कंपनी जो ऐसा करेगी उसे ग्राहक खोने का डर रहेगा। हाँ, ये भी है। साथ ही IRDAI भी ऐसी किसी भी अनुचित बढ़ोतरी पर नजर रखेगा और ग्राहक हितों की रक्षा करेगा। ज्यादा संभावना इस बात की है कि कंपनियां लागत कम करने के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने, टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करने और फ्रॉड रोकने पर ज्यादा ध्यान देंगी। लेकिन हाँ, इस पर हम जैसे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को बारीकी से नजर रखनी होगी कि कंपनियां इस नई स्थिति में कैसे संतुलन बनाती हैं। बिल्कुल। तो ये थे IRDAI द्वारा किए गए कुछ प्रमुख बीमा सुधार और उनके संभावित मायने। निश्चित रूप से ये बदलाव बीमा सेक्टर को एक नई दिशा दे रहे हैं। और अब आज का समापन प्रश्न आप सभी के लिए सोचने को। इन सारे सुधारों को देखते हुए सस्ता बीमा, बेहतर शर्तें, कैशलेस एवरीवेयर की सोच और बीमा सुगम जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तो बीमा उद्योग के पेशेवरों के लिए, चाहे वे एजेंट हों, ब्रोकर हों या कंपनी में काम करते हों, उनके लिए आने वाले 5 सालों में सबसे बड़ा अवसर कहाँ छिपा है और उन्हें किस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, जरूर सोचेगा। क्या आप चाहते हैं कि हर लेटेस्ट सर्कुलर और इंडस्ट्री की बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंचे? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी का बटन है उसे दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।